पल पल बजते खतरे के सायरन के बीच से। जो अलर्ट्स हैं वो तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं और तेजी से यहाँ पर किसी शेल्टर की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मिसाइल अटैक से खंडहर बनते शहरों के बीच से इस पूरे घर का हाल आप देख लीजिए, सामने पार्क गाड़ी का हाल देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद और चकनाचूर नजर आ रहा है। जहां मौत सनसनाती हुई सामने से निकल जाती है। सेकंड्स में मलबे का ढेर बनती इंसानी बस्तियों के बीच से आप इस गड्ढे की गहराई से अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम समझ लीजिए कि 5 से 6 फीट नीचे जमीन में ये गड्ढा दिख रहा है। देखिए सीधे युद्ध क्षेत्र से मेरे साथ आंखों देखा हाल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सीधे वॉर जोन से आपको वॉर रूम हम दिखाते हैं। 3 हफ्ते इस युद्ध को हो चुके हैं। वो युद्ध जो लग रहा था कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, उसको 3 हफ्ते हो चुके हैं। ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है और कितना लंबा खिंचता दिख रहा है। महातबाही के जिस डर से दुनिया डर रही थी, जंग उसी मोड़ पर आ चुकी है। ईरान इजराइल के परमाणु केंद्रों पर बारूद बरस रहा है। ईरान की मिसाइल क्षमता और रेंज अब दुनिया को चौंका रही है। मिडिल ईस्ट में आम नागरिकों की जिंदगी अब बड़े खतरे में है। यहाँ पर जब हम मौजूद हैं तो इसी तरीके से देखिए अलार्म बजता है तो सायरन है। जो युद्ध खत्म होता दिख रहा था वो अब महाविनाश की ओर बढ़ चला है। इजराइल अमेरिका के दावों के उलट ईरान जिस तरह पलटवार कर रहा है, उसने युद्ध क्षेत्र के हालात बदल दिए हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इजराइल के परमाणु केंद्र डिमोना को भेद दिया। वहां तबाही ने बड़ी लकीर खींच दी। इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्र नतांज पर इतना बारूद बरसाया कि आसमान में दूर तक धुएं की उठती लकीरें ही बनती चली गईं। अब बड़ा सवाल यह है कि यह जंग जा किस तरफ रही है, क्योंकि यह तो साफ दिख रहा है ईरान और इजराइल दोनों के सब्र का बांध टूट चुका है। तो क्या ये जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जिस प्रकार से परमाणु ठिकानों पर हमला हो रहा है एक दूसरे से, इससे एक जो जिस तरीके से कहा जाता था डर्टी बॉम्ब यानी कि रेडिएशन का डिसरप्शन, यानी कि अगर यहाँ पे है तो हो सकता है कि अगर रेडिएशन फैलता है तब पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि परमाणु युद्ध नहीं, परमाणु युद्ध मुश्किल लगता है मेरे ख्याल में। पर हाँ, इसका दायरा बढ़ेगा, इससे जो एक तरीके से दुश्मनी जो है वो और बढ़ेगी। जिस तरह अपने दावों के उलट ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दागी, उसके बाद ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि क्या ईरान परमाणु बम भी तो नहीं बना चुका है। मैं अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूं ये समझने में कि उसके पास 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है वो डिफरेंट है। क्या जो पीरियड उसके पास था उसने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और लोगों से छिपा के रखा। दूसरी बात, जो उन्होंने मिरर अटैक किया है आपके दिमोना पर और रात पे, ये मेरे समझ में बहुत ही घातक है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित स्थान है इजराइल में। ये बहुत चिंता का विषय है, इजराइल के लिए सोच का विषय है।
ये तस्वीर देखिए, ये डिमोना पर मिसाइल हमले के दौरान की तस्वीर है, जब इजरायली नागरिक के टीवी देखते समय ये हमला हुआ। बम विस्फोट के बाद ये शख्स टहलता हुआ घर से निकल जाता है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि धमाके कितने खतरनाक थे। हमला कितना जोरदार था, जिसने पूरे इलाके में तबाही का मंजर बिखेर दिया। माना जा रहा है कि ईरान का यह हमला नतांज में उसके न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किए जाने के जवाब में किया गया, लेकिन अब ईरानी हमलों ने युद्ध को और भीषण और खतरनाक कर दिया है। मुझे लगता है डिमोना हुआ, अरद हुआ, ये जो जगह है जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे इजराइल बहुत सेंसिटिव है इसको लेकर के, और तुरंत जिस प्रकार से नतांज पे हमला हुआ और पलटवार ईरान ने किया, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिल रहा है, और वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस ईरान जो है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से पलटवार कर रहा है। और डिमोना जो कि इजराइल का बहुत ही एक सेंसिटिव सेंटर, जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, अगर वहाँ पे हमला हो रहा है तो वाकई एक खतरे की घंटी बजेगी, इजराइल में बज गई होगी, पूरे विश्व में बज गई होगी। इजराइल कह रहा है डिमोना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन इजराइल का दावा है कि 100 लोग घायल हुए हैं। दरअसल डिमोना को इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है। क्यों खास है डिमोना? इजराइल के दक्षिणी हिस्से में नेगेव रेगिस्तान में एक छोटा शहर है डिमोना। रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से यह दुनिया के सबसे संवेदनशील स्थानों में गिना जाता है। डिमोना के पास ही शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसे आमतौर पर इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। यह केंद्र 1950 से 60 के दशक में बनाया गया था। इसे इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र माना जाता है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के कुछ दिनों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया था कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म कर दी गई, लेकिन ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे नागरिक इलाकों और संवेदनशील संरचनाओं को प्रभावित कर रहा है। इजराइल के बेत शेमेस शहर में भी जबरदस्त हमला हुआ था। इस हमले ने इस खतरे की गंभीरता को साफ कर दिया। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह का मंजर इजराइल के जर्जीर इलाके में भी देखने को मिला था। जंग के 14वें दिन ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से लगातार हमले किए थे। इन धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा था और दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उत्तरी इजराइल में जार्जिर का ये वो हिस्सा है जहां पर 58 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये हमला किस तरीके से हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से एयर डिफेंस के बावजूद उसे भेदते हुए एक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी है, आप इस गड्ढे की गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि रंग कुछ ऐसे हैं कि शायद आप न देख पाएँ, लेकिन कम से कम समझ लीजिए कि 5 से 6 फीट नीचे ज़मीन में ये गड्ढा दिख रहा है। यहाँ पर लोग अभी भी सकते में हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो भी झुलस गए हैं। दूसरी तरफ के पेड़ भी आपको टूटे हुए दिखेंगे। यहाँ पर अधिकांश लोग मौजूद थे जिन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं, बताया जा रहा है। अभी भी जो मलबा है यहाँ से उसे साफ किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इस तरह की क्षति, इस तरह का नुकसान आखिर किस तरीके से यहाँ पर हो गया है। ये बहुत भारी धमाका, मतलब जो 500 किलो का बम हमने देखा उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान जो है वो 2 टन के बम की भी बात कर रहा है। लेकिन भारी भरकम विस्फोटक के से लैस ये मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं, इजराइल के एयर डिफेंस के बावजूद वो जार्जिर का ये क्षेत्र साफ साफ बता रहा है। युद्ध के 23 दिन बाद अब ये तय हो गया है कि अब निशाना सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, परमाणु ठिकाना भी है। हर नया धमाका सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि मिडिल ईस्ट की जंग धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही है। और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चिंता भी गहराती जा रही है कि क्या ये संघर्ष परमाणु टकराव का रूप ले सकता है।
दो चीजें इस युद्ध में बेहद निर्णायक है। सबसे पहला मिसाइल, उसकी शक्ति, और दूसरा एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के मामले में इजरायल और अमेरिका का कोई सानी नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। तेहरान पे 1600 किलोमीटर दूर डिमोना और 1580 किलोमीटर दूर अराद। इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों जगहों पर ईरान ने जिस तरह की तबाही मचाई है, उसने युद्ध की दिशा ही मोड़ दी। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान दुनिया और इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट शहर में हमला करने में कामयाब कैसे हो गया, वो भी तब जब इजराइल ने डिमोना को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात कर रखी। डिमोना की सुरक्षा आयरन डोम और एरो सिस्टम करके हैं। फिर भी ईरान की मिसाइलें उसे भेदने में कामयाब कैसे हुई? ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना ने माना है कि एक इमारत पर सीधा हमला हुआ है। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल का बच्चा गंभीर हालत में है। ईरान का दावा है कि उसके नतांज परमाणु ठिकाने पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान इन हमलों को कैसे अंजाम दे पाया? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एडवांस और काफी असरदार है। इसमें कई लेयर हैं। पहला, आयरन डोम। यह शॉर्ट रेंज रॉकेट रोकता है। इसके बाद आता है डेविड स्लिंग। यह मिड रेंज मिसाइल को मार गिराने के काम आता है। और इसके बाद नंबर आता है एरो मिसाइल सिस्टम। यह लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। यह सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है और ज्यादातर मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लेता है। आईडीएफ का कहना है कि लगभग 80 से 90% तक इंटरसेप्ट कर लेता है। इतने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद कैसे डिमोना तक मिसाइल पहुंची? इसके पीछे ये माना जा रहा है कि ये काम इमाद मिसाइल का है। ये कोई साधारण रॉकेट मिसाइल नहीं है, बल्कि एक सुपर हेवी पिन पॉइंट शिकारी है। इमाद की सबसे बड़ी ताकत इसका गाइडेड सिस्टम है। ये लॉन्च होने के बाद हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। जब आयरन डोम ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, तो इमाद ने अपनी दिशा बदल ली और सुरक्षा घेरे को चीरते हुए निकल गई। इसकी कोटिंग और स्पीड भी मॉडर्न रडार को चकमा दे सकते हैं। डिमोना जैसे छोटे से इलाके को निशाना बनाना सुई में धागा डालने जैसा है, जिसे इमाद ने बखूबी अंजाम दिया। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने इजराइल पर 365 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ दर्जन ही इजराइल के रिहायशी इलाकों तक पहुंच पाई। बाकी सबको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि ये बहुत महंगा है और लगातार इस्तेमाल से इसके हथियार कम भी पड़ सकते हैं। फिर भी अभी तक ये सिस्टम दुश्मन के हमलों को काफी हद तक नाकाम करने में सफल रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक ईरान के हमलों से इजराइल में 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 1 मार्च को यरूशलेम के पास बेत शेमेश में ईरानी मिसाइल हमले में 9 नागरिकों की मौत भी शामिल है। इसी दौरान दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली सैनिक भी मारे गए और वेस्ट बैंक में एक हमले में 4 फिलिस्तीनी महिलाओं की भी मौत हुई। हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। डिएगो गार्सिया से डिमोना तक हो रहे हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के आरोप सिर्फ बयानबाजी नहीं थे। दोनों का कहना है कि ईरान लंबे रेंज की मिसाइलों के साथ साथ न्यूक्लियर बम पर भी काम कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में छिपे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जहां कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों से जुड़े उपकरण विकसित किए जा रहे थे। जो आक्रमण अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया था, उसमें पहले ही दिन ऐसा लगा कि इस युद्ध के ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद परमाणु को लेकर जिस तरह के सवाल उठे और अब संवर्धित यूरेनियम को लेकर जिस तरह की तलाश है,
लगभग 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर ईरान के हमले की कोशिश ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस अटैक ने यह साबित कर दिया है कि जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रही, साथ ही इसने कुछ बड़े और बुनियादी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ईरान का दावा था कि उसने अपनी मिसाइल रेंज क्षमता को 2000 किलोमीटर तक ही सीमित रखा है, लेकिन उसने डिएगो गार्सिया पर 4000 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की कोशिश की। तो क्या उसने चुपचाप अपना मिसाइल कार्यक्रम रेंज से अधिक तैयार कर रखा था? इसी तरह ईरान ने दावा किया था कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह ईरान की तरफ से बार-बार दावे किए गए कि वो 24 घंटों में परमाणु बम बना सकता है, तो क्या ईरान चुपचाप परमाणु क्षमता हासिल कर चुका है? ईरान की जिस 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा है, उसके बारे में भी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जून 2025 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ईरानी शासन 4000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें बना रहा है, लेकिन तब ईरान की तरफ ऐसी किसी भी कोशिश से साफ मना किया गया था। डिएगो गार्सिया पर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी। अमेरिकी दावों के अनुसार एक मिसाइल उड़ान के बीच में ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत से दागे गए SM-3 मिसाइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन बुनियादी सवाल फिर भी यही है कि हथियार क्षमता के दावों के बीच ईरान की सच्चाई क्या है? ये खतरा विश्व की ओर मंडरा रहा है। क्या ईरान के पास परमाणु बम आ चुका है और उसके पास क्या उसको लॉन्च करने की कैपेसिटी इंटैक्ट है? अगर ये दोनों हैं तो अपने आप में खतरनाक विषय है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूं कि इसकी संभावनाएं कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन चीजों को असेंबल करने में आपको एक पीसफुल टाइम चाहिए। और जो वहाँ के साइंटिस्ट थे और जो वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो लीडरशिप थी, उसको फर्स्ट लेयर को, सेकंड लेयर को, थर्ड लेयर को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इतने लेयर्स के खत्म होने के बाद ये सामने आया है कि लीडरशिप खत्म हो गई है। उसके बाद वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमने क्लेम किया था, ट्रंप ने क्लेम किया था, जून 25 में ही क्लेम किया था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, वो सब बचा हुआ है। तो अब ये जरूर संभल के चलना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान की 4000 किलोमीटर मिसाइल रेंज का खतरा कहां से लेकर कहां तक है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार ईरान की 4000 किलोमीटर रेंज मिसाइल के दायरे में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 1 दर्जन देश आते हैं। भारत भी इस मिसाइल की रेंज में आता है। रिसर्च संस्थान ईरान वॉच का कहना है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं। वहीं इजराइल का अल्मा रिसर्च सेंटर मानता है कि ईरान की कुछ मिसाइलें 3000 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा ईरान की नई मिसाइल खैबर खुर्रमशहर 4 को 2000 किलोमीटर रेंज बताया गया है, लेकिन कई दावे ये किए जा रहे हैं कि इनकी रेंज 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक हो सकती है। माना यह जा रहा है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमले के लिए खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ही प्रयोग किया है। फिलहाल ईरान के इस हमले के बाद युद्ध का दायरा और बढ़ गया है। साथ ही यह संकेत भी गया है कि जंग अब भी खत्म नहीं होने जा रही, बल्कि और भड़क उठी। टेल अवीव के उस इलाके में खड़ी हूं जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमले में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। अब यहाँ पर सड़क पर उस इम्पैक्ट को देखिए, आप छोटे छोटे गड्ढे पूरे में देख सकते हैं और उसके साथ ही ऊपर एक पूरी तरीके से जला हुआ घर देखिए। लेकिन ये भी इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि भले ही एक घर इसमें जल गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको बाकी के अपार्टमेंट में, बाकी के हिस्से में उस हिसाब की क्षति नहीं दिखती है। केवल मेरे पीछे जो एक ये दुकान आप देख रहे हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, इसका जो कांच है वो टूट कर बिखर गया था, जिसको इस समय
बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा क्षति नहीं दिखती है और यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई मिसाइल अटैक उस हिसाब का नहीं बल्कि क्लस्टर बमों की वजह से हुआ अटैक था। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में करीब 10-12 जो बम थे वो बिखर गए थे और उनकी वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल अब एक आम हथियार बना लिया है। ईरान ने अब तक करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से लगभग आधी यानी 50% में क्लस्टर वॉरहेड लगे थे। How to act, they try to target civilian areas, and they're doing that everywhere, not just in Israel, but all across the Middle East. But would you say for sure that it is basically the cluster bombs that they are relying on? So a lot of what they're firing is cluster bombs. It's actually a war crime. They're firing cluster bombs that, split up. It's a missile and a warhead splits into 15 or 20 smaller bombs, about 7 to 10 kilometers in the air. And then those smaller bombs are spread out all over civilian areas. They do it on purpose because they want those smaller bombs to create panic. They want to hit civilian areas, and it's killed civilians inside of Israel. ताजा हमले में ईरान का एक क्लस्टर बम रिशोन लेजियोन में बच्चों के एक डेकेयर सेंटर पर गिरा, लेकिन यहाँ किसी की जान नहीं गई। लेकिन पिछले हफ्ते इसी क्लस्टर बम ने तेल अवीव के पास 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जान ले ली थी। ईरान की खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें एक साथ 80 छोटे-छोटे बम यानी बॉम्बलेट्स बरसा रही हैं। ये बम 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में किसी को नहीं छोड़ते, घर, सड़क, पार्क, हर जगह तबाही मचा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्लस्टर बम क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे-छोटे बमों यानी सब मुनिशंस को बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, घनी आबादी वाले इलाकों या सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। नीचे पूरा वो हिस्सा देख सकते हैं, रोड उस तरीके से उखड़ा हुआ है जैसे किसी बम के गिरने के बाद उसके धमाके से होगा। और इसका जो पूरा इम्पैक्ट है, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जो बॉम्ब शेल्टर है उसमें यहाँ पर कई बिल्डिंग्स में इस समय कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। बिल्डिंग की जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, आपको हम दिखाएं, वो बाउंड्री वॉल के भीतर भी वैसा उसका इम्पैक्ट और वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इधर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा इम्पैक्ट, यहाँ पर टूटे हुए सीमेंट के टुकड़े बिखरे हुए हैं। यहाँ आप देखिए पूरा ये टूट कर बिखरा हुआ है और पूरे हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे कि छर्रे निकले हैं। जब ये इम्पैक्ट हुआ था उस समय बहुत तेज़ यहाँ पर धुआं उठा था, जिसके बाद ये विस्फोट हुआ। तो ये टेलवीव से लगता हुआ इलाका टेलवीव का ही एक हिस्सा है। कितने प्रकार के हो सकते हैं क्लस्टर बम? क्लस्टर बम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विस्फोटक, आग लगाने वाले या एंटी टैंक। लेकिन ईरान वाली मिसाइलों में ज्यादातर विस्फोटक प्रकार के सब मुनिशंस हैं, जो नागरिक क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 120 से ज्यादा देशों ने इन हथियारों पर बैन लगा रखा है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ईरान अगर लगातार क्लस्टर बम बरसा रहा है तो इजराइल में वो कामयाब कैसे हो रहे हैं? दरअसल इसके पीछे इजराइल की एक सोची समझी रणनीति और मजबूरी दोनों है। सबसे पहली मुश्किल है इंटरसेप्शन की चुनौती। ये क्लस्टर मिसाइलें बहुत ऊंचाई पर ही खुल जाती हैं। एक मिसाइल को रोकना आसान है, लेकिन जब वो हवा में ही 80 टुकड़ों में बंट जाए तो हर छोटे बम को ट्रैक करना नामुमकिन जैसा है। दूसरी मुश्किल है महंगे इंटरसेप्टर के सामने सस्ते बम। ईरान की चाल है इजराइल के खजाने को खाली करना। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करोड़ों में है, जबकि ईरान के ये बम उनके सामने कौड़ियों के भाव में। इजराइल अपने कीमती इंटरसेप्टर्स को उन छोटे बमों पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो अधिकतर खाली मैदान में गिर रहे हैं। तीसरा है बॉम्ब शेल्टर पर भरोसा। इजरायली सेना का साफ कहना है कि क्लस्टर बम और उससे निकलने वाले शार्पनेल शेल्टर को भेद नहीं सकते।
इसीलिए इजराइल केवल उन्हीं मिसाइलों को मार गिरा रहा है जो सीधे आबादी वाले रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। आप यहाँ पर थे, बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, इधर ही काम कर रहे थे। हाँ। पास में क्या हुआ था? यहाँ मिसाइल आई थी। हाँ। और गिर गए यहाँ पे। आप लोग बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, बैंकर में थे। कहाँ पर है बंकर? बिल्डिंग में ही है पास में। अच्छा। ईरान का रुख भले ही आक्रामक हो, लेकिन उसके क्लस्टर बम इजराइल को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे जितनी उम्मीद तेहरान को रही होगी। कि ये बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, इस दरवाजे के आगे का पूरा हिस्सा गिर गया है, सभी कमरों पर इम्पैक्ट है। लेकिन अब देखिए इस घर के बीचों बीच वो बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर या तो नीचे या किसी मंजिल पर कहीं पर बनाया जाता है, और ये है वो बॉम्ब शेल्टर। इसके भीतर घुस के और इस तरीके से ये जो दरवाजा है उसे किया गया बंद, और जैसे ही यह बंद हुआ, ये एक कमरा पूरे घर के भीतर आप देखिए जिस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक महिला थी जो आना नहीं चाह रही थी क्योंकि बार बार के अलार्म से उनको लगता था कि कुछ होता है नहीं और हम अंदर क्यों जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती अंदर खींचा गया, ये दरवाजा बंद किया गया और बॉम्ब इस घर के ऊपर गिर गया। बॉम्ब शेल्टर की वजह से जो घर के बीचों बीच था, उस घर के बीचों बीच जो पूरी तरीके से इसके अलावा क्षतिग्रस्त है, सिर्फ इसके जो दीवारें हैं वो बची हुई हैं चारों तरफ से, बाकी सब ध्वस्त हो चुका है। 23 दिनों की जंग में ईरान ने अब तक इजराइल पर 73 हमले किए हैं। ये ताबड़तोड़ हमले मिसाइलों और क्लस्टर बॉम्ब से किए गए हैं। लेकिन अगर 1 मार्च को ईरानी हमले में बेत शेमेश में मारे गए 9 लोगों की बड़ी संख्या छोड़ दें, तो ईरानी अटैक आम लोगों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। घायलों की संख्या जरूर 5000 के आसपास है, लेकिन मारे गए कुल लोगों की संख्या 17 है। आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? रॉकेट और मिसाइल हमले से लोगों को बचाने के लिए इजराइल ने एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था विकसित की है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस सिविल डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। नाम है बॉम्ब शेल्टर सिस्टम। जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन इजराइल के आसमान की तरफ बढ़ती है, डिफेंस सिस्टम अलर्ट जारी करता है और सायरन गूंजने लगता है। जो अलर्ट्स हैं वो तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत था कि मुझे तुरंत किसी बॉम्ब शेल्टर में जाना होगा। Is there a shelter here? The shelter is there? No, where is the shelter? किसी भी बॉम्ब शेल्टर की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आप उसका जो उसकी छत और उसकी दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी रहें। हमारे मोबाइल पर ही एक मैसेज आता है जो ये कहता है कि अब खतरा पूरा हो चुका है, अब आप सब यहाँ से निकल सकते हैं। ओवर। ओके। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से बचने के लिए जब पहला सायरन बजता है तो लोगों के पास शेल्टर तक पहुंचने के लिए 5 से 7 मिनट का समय रहता है। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट से बचने के लिए 60 से 90 सेकंड का ही समय होता है। बॉम्ब शेल्टर्स को मम्मद कहा जाता है और ये किसी भी हमले की स्थिति में इजराइल के लोगों की रक्षा करते हैं। लगातार युद्ध में रहने वाले इजराइल ने बॉम्ब शेल्टर्स यानी मम्मद की आवश्यकता को काफी पहले ही भांप लिया था। इजराइल में 1951 के नागरिक सुरक्षा कानून के बाद से हर घर और इमारत में बंकर यानी शेल्टर अनिवार्य कर दिया गया था। 1991 के गल्फ वॉर के बाद से हर नए घर और अपार्टमेंट में भी शेल्टर बनाना आवश्यक कर दिया गया। शेल्टर दरअसल घर के अंदर बना एक सुरक्षित कमरा होता है, जिसे सामान्य कमरे की तरह नहीं बल्कि सैन्य स्तर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इसकी दीवारें मोटे कंक्रीट से बनाई जाती हैं, जिनकी मोटाई आम दीवारों से कई गुना ज्यादा होती है। दरवाजे स्टील के होते हैं और खिड़कियों पर ब्लास्ट प्रूफ शटर लगाए जाते हैं ताकि मिसाइल विस्फोट, रॉकेट के टुकड़े या फिर शॉक वेव अंदर तक न पहुंच सके। अति संवेदनशील इलाकों के बॉम्ब शेल्टर्स में
एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होता है, जिससे रासायनिक या गैस हमलों की स्थिति में भी कुछ समय तक सुरक्षित रहा जा सके। ये बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, इस दरवाजे के आगे का पूरा हिस्सा गिर गया है, सभी कमरों पर इम्पैक्ट है। लेकिन अब देखिए इस घर के बीचों बीच वो बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर या तो नीचे या किसी मंजिल पर कहीं पर बनाया जाता है, और ये है वो बॉम्ब शेल्टर। इसके भीतर घुस के और इस तरीके से ये जो दरवाजा है उसे किया गया बंद, और जैसे ही ये बंद हुआ, ये एक कमरा पूरे घर के भीतर आप देखिए जिस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक महिला थी जो आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बार बार के अलार्म से उनको लगता था कि कुछ होता है नहीं और हम अंदर क्यों जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती अंदर खींचा गया, ये दरवाजा बंद किया गया और बॉम्ब इस घर के ऊपर गिर गया। बॉम्ब शेल्टर की वजह से जो घर के बीचों बीच था, उस घर के बीचों बीच जो पूरी तरीके से इसके अलावा क्षतिग्रस्त है, सिर्फ इसके जो दीवारें हैं वो बची हुई हैं चारों तरफ से, बाकी सब ध्वस्त हो चुका है। जिन इलाकों में घरों के अंदर शेल्टर नहीं बनाए जा सकते हैं, वहां मिकलात यानी सार्वजनिक बम शेल्टर बनाए गए हैं। ये कम्युनिटी शेल्टर जमीन के नीचे या मजबूत इमारतों के भीतर बनाए जाते हैं और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बम शेल्टर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह सीधे हमले से ही नहीं बल्कि विस्फोट के प्रभाव से लोगों की जान बचाता है। लगातार संघर्ष और ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच इजराइल के बम शेल्टर लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन चुके हैं। तो ये हम बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं, और अगर यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ बेरूत और एक तरफ आपको जेरूसलम लिखा हुआ मिलेगा। ये वो सीमा है, ये वो बॉर्डर चेक है जिसके आगे अब हम नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पर भी इसीलिए भी नियंत्रण है क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी भरकम जो युद्ध है वो चल रहा है। कुछ देर के लिए जब यहाँ पर फायरिंग थमी है तो हम बाहर की तरफ यहाँ निकल कर आए हैं, लेकिन ये पूरा मिलिट्री सेटलमेंट इस जगह पर जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के सर्विलेंस इक्विपमेंट भी दिख जाएंगे जिन्हें कैमोफ्लेज किया गया है, ढका गया है। ईरान के बरसते ड्रोन्स और मिसाइलों के बीच इजराइल ने उत्तरी इजराइल और उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पहले उत्तरी इजराइल बॉर्डर को समझ लेते हैं, जिसे लेबनान के साथ ब्लू लाइन और सीरिया के साथ गोलान हाइट्स सीमा के रूप में जाना जाता है। मैं इस समय इजराइल के बॉर्डर पर उस जगह पर खड़ी हूं जहां पर आप ये बॉर्डर फेंसिंग देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे एक बोर्ड भी है जिस पर लिखा है फ्रंट लाइन अहेड, और इसके साथ ही ये पूरा हिस्सा वो हो जाता है जहां पर इस समय बहुत ज्यादा खतरा है। इस समय खतरा हर तरफ से है क्योंकि इजराइल की उत्तरी सीमाओं पर चाहे जॉर्डन के साथ उसका एक समझौता हो, लेकिन उसके साथ ही आप समझिए कि सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स पर अपने सैनिकों को भेजने की बात हुई है, जिसके बाद आईडीएफ ने अपनी सतर्कता यहाँ पर बढ़ाई। दरअसल उत्तरी इजराइल का भौगोलिक क्षेत्र ही ऐसा है जहां एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने की वजह से दुश्मन काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। उत्तरी इजराइल में आप सीमा का ये जो हिस्सा देख रहे हैं हेवीली फोर्टिफाई किया हुआ है। इसमें कॉन्सेंट्रीना वायर्स जो हैं पूरे ऊपरी हिस्से तक आप देख सकते हैं। यहाँ लैंड माइन्स होने का खतरा है, माइन्स होने का खतरा है, और इस वजह से इसको पूरा घेर कर भी रखा गया है। ये पूरा इसके ठीक आगे का वो हिस्सा है जो कैमरे के हिसाब से मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि आईडीएफ की भारी मौजूदगी वहां पर है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी संख्या, उनकी मौजूदगी, उनका लोकेशन इस समय उनके दुश्मनों तक पहुंचे। लेकिन यहाँ से हम आपको ये रिपोर्ट जरूर दे सकते हैं कि ये युद्ध भूमि का, रणभूमि का वो हिस्सा है जो इस समय पूरी तरीके से ज्वलंत है, जल रहा है। ये युद्ध यहाँ पर जारी है। इसी तरह उत्तर पश्चिमी बॉर्डर भी लेबनान के काफी करीब पड़ता है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का सबसे अधिक असर भी उसी क्षेत्र में देखने को मिला। एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ। ये उत्तरी इजराइल का नहारिया इलाका है जहाँ पर एक रॉकेट आकर गिरा है। शुरुआत में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या एक
इंटरसेप्शन वाली मिसाइल जो थी, क्या वो आकर इस क्षेत्र में गिरी है? लेकिन आईडीएफ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि नहीं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया एक रॉकेट था। इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात हो रही है और अधिकांश जो है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे घर का हाल आप देख लीजिए, सामने पार्क गाड़ी का हाल देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद और चकनाचूर नजर आ रहा है। उत्तरी इजराइल में नहारिया का जो ये क्षेत्र है, ये मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर पूरे इलाके की दूरी लेबनान के बॉर्डर से रहती है और हमेशा यहाँ पर एक खतरा बना रहता है। हिजबुल्लाह के लिए हमला कर पाना यहाँ आसान क्यों हो पाता है? इसके लिए इस क्षेत्र के इतिहास और भूगोल को समझना भी जरूरी है। नहारिया से लगता हुआ जो लेबनान का बॉर्डर है इजराइल से, वहाँ हम आपको लेकर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ के ऊपर की वो फेंसिंग का हिस्सा है। यानी कि इस पहाड़ के ऊपर अगर आप देखें तो उस जगह पर वो पूरी फेंसिंग आपको दिख रही है। ये पूरी फेंसिंग इस एरिया में पूरा इस पहाड़ के हिस्से में आगे तक जाती है। एक समय था जब ये जो पूरा पहाड़ है, पूरी जो पहाड़ी है, ये हुआ करती थी हिजबुल्लाह के अधीन, यानी कि हिजबुल्लाह की बड़ी मौजूदगी इस पर हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में इस पहाड़ पर पूरी तरीके से इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक समय में हिजबुल्लाह का कब्जा तो इस बॉर्डर क्षेत्र से खत्म कर दिया था, लेकिन खतरा पूरी तरह कभी टला नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्स बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक का मतलब भी इजराइल के लिए बड़ा संकट है। अभी के लिए हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। वॉर अपडेट्स आपके लिए हम ग्राउंड से लेकर आते रहेंगे।